हेलो बच्चों, कैसे हो। आज छठा वीडियो आ रहा है आपके सामने। तो कल वाले में मैंने 2% दिए थे। वो 2% क्या है, पहले सोल्व करेंगे। 2% जैसे सोल्व होंगे आगे के टॉपिक पे बैठते हैं। और मैं शायद तक पढ़ते होंगे, आपकी परीक्षाएं होंगी, साथ साथ पढ़ते रहे। जो भी आपको समझ में नहीं वो पर्सन आप कमेंट में लिख दीजिए। तो जैसे मैं कमेंट को रीड करूंगा तो आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो कूलाम का नियम के अनुसार आपने एक सूत्र ड्राइव किया था, F बराबर के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आया था कूलाम के नियम के अनुसार। तो इसके माध्यम से पहले प्रश्न का जो आंसर है वो निकालते हैं। क्या दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। जो प्रश्न नंबर 1 है ना वो देखिए आप, Q1 का मान कितना दे रखा है 8 कूलाम, Q2 का मान कितना दे रखा है 7 कूलाम, और R का मान कितना दे रखा है 3 मीटर। तो आपको ये तीनों मान इस फॉर्मूले में रख देना है, तो आपका मान निकल के आ जाएगा। F बराबर K का मान बाय डिफॉल्ट आपको याद हो गया होगा 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है 8, Q2 का मान कितना है 7, और R का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R का मान कितना है 3 मीटर। तो 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग हो जाएगा। अब आपका जो टोटल आंसर आएगा 9 इंटू 10 की घात 9, 8 को 7 से गुणा करोगे तो 56, 3 का जब वर्ग करोगे तो 9, 9 से 9 कैंसल। तो F का जो मान है वो आ जाएगा 56 इंटू 10 की घात, ये ध्यान से देखो आप 9, और लास्ट में क्या आएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या है न्यूटन। ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, एक सिंपल सा दे रखा है Q1 Q2 का जो मान है वो मिली कूलाम में दे रखा है, R का मान सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि R है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो मिली कूलाम में दे रखा है इसको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों मान कन्वर्ट करने के बाद इसी तरह इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको मान, बेसिक। जैसे देखते हैं कैसे निकल के आता है इसका मान, चेक करते हैं। तो मैं ये मिटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपको। देखो प्रश्न नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर है हल करते हैं इसका। इसमें Q1 Q2 का जो मान है वो दे रखा है 1 मिली कूलाम। तो इसको कन्वर्ट करते हैं 1 गुणा 10 की घात -3 कूलाम, और R का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 20 गुणा 10 की घात 2 मीटर। यह मान आपको इस बल के सूत्र में रखना है। F बराबर K Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। तो K का जो मान है 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 Q2 का मान समान दे रखा है। तो यहाँ क्या करना है आपको 10 की घात 3 का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। और R का जो मान है 20 इंटू 10 की घात -2 का भी क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। अब इसको सोल्व करके चेक करो कितना आ रहा है, 9 इंटू 10 की घात 9। अब ये पावर हो जाएगी तो 10 की घात क्या हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, बट्टा 20 को 20 से वर्ग करोगे तो कितना जाएगा 400, और 10 की घात क्या जाएगी 4। अब ध्यान से देखो, जो संख्याएं कट रही हैं उस संख्या को काट के रख दो। यहां क्या कट रहे हैं 2, और यहां से कम हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात, यहां कितनी बचेगी, यहां से 2 माइनस बचेंगे तो 9 में से 2 निकालोगे तो यहां 7 बच जाएंगे, यहां बच जाएंगे 400। ये भी पावर कट रही है तो इसका मान आएगा 9 इंटू 10 की घात 7, 4 इंटू 10 की घात 2, यहां से कट गया तो ये 5 बच गए। तो F का जो मान है वो आएगा 9/4 इंटू 10 की घात 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया दूसरे प्रश्न का। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे जैसे मान आते हैं वैसे वैसे मान को पुट रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं
कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है? देखो ध्यान से, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण चेक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं 2 नंबर का प्रश्न। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निरूपण, इस टॉपिक को ध्यान से देखना। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश का होता है वेक्टर, इसकी दिशा सबसे बड़ा पार्ट है कि किस दिशा में बल लग रहा है, मेन इसका यही उद्देश्य है। तो आप कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, एक आवेश यह है ए बिंदु पर, एक बी बिंदु पर है, यह आवेश Q2 है, यह आवेश Q1 है। अब एक है बल वो बाहर की दिशा में लग रहा है, एक बल यहां इस बाहर की दिशा में लग रहा है बी की दिशा में, तो ये तो बल हो जाएगा F21 और ये बल हो जाएगा F12। ध्यान से देखो किस तरफ होगा, इस बल में Q1 आवेश पास में है तो ये Q1 से चलकर Q2 की तरफ आएगा, और यहां क्या है, सबसे नजदीक आवेश कौन सा है, Q2, और सबसे दूर कौन सा है, Q1। तो यह आवेश Q2 से Q1 की तरफ जाएगा, ये Q1 Q2 की तरफ जाएगा। अब इसकी क्या डायरेक्शन ज्ञात करते हैं, और इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, R है। अब अपन क्या करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या है, व्याख्या करते हैं कि माना कि 2 आवेश हैं Q1 Q2, उनके मध्य की दूरी R है। Q1 आवेश की तरफ लगने वाला बल F12 है, यह वेक्टर में है तो इसको सदिश लिख सकते हो, और Q2 आवेश की तरफ लगने वाला बल है वो F21 है। अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश वाला बल, तो कौन सा बल हो जाएगा, फर्स्ट F12 कूलाम के नियम के अनुसार क्या जाएगा, K Q1 Q2 इंटू R का स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो जाएगी 12 कैप। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। कूलाम के नियम के अनुसार आपको ये पता चल गया कि Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर, इसकी जो डायरेक्शन है वो R कैप 12 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, और उस पे जो लगने वाला बिंदु ए पर बल क्या है, 12। इसी प्रकार Q2 आवेश पर, आवेश के कारण Q1 आवेश पर वाला बल क्या हो जाएगा, F21 K Q1 Q2 R स्क्वायर R21 कैप। समीकरण नंबर 1 व 2 को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने से पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन की अगर डायरेक्शन फर्स्ट इक्वेशन की तरह कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो मान है वो क्या जाएगा, F21 बराबर K Q1 Q2 इंटू R का स्क्वायर, यहाँ जाएगा R12। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डायरेक्शन 12 की तरफ ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन को अपोजिशन करते हैं तो इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ जाएगी, और इक्वेशन नंबर 1 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि दोनों का मान समान है बट इनकी दिशाएं विपरीत हैं, तो ये न्यूटन गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तो इस कूलाम के नियम से यह सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब दोनों आवेशों का मान समान हो, उनकी दूरी समान हो, बट उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, दोनों का मान तो बराबर होंगे बट उनकी दिशाएं विपरीत होंगी, एक की धनात्मक होगी एक की ऋणात्मक होगी,
और ये न्यूटन गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तो आप इस डायरेक्ट समीकरण को ये लिख सकते हो F12 बराबर F21, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये निष्कर्ष निकलता है कि न्यूटन गति का तीसरा नियम की पालना करता है। ये डेरिवेशन से आपको समझ में आ गया होगा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कुछ नहीं किया, सबसे महत्वपूर्ण है इसकी डायरेक्शन। दोनों के मान समान आ रहे हैं, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिशन आ रही है, और अपोजिशन होने के कारण यह न्यूटन गति के तीसरे नियम की पालना करता है। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, जो भी इसमें डिस्कस किया मैंने, अगर वो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पैराविद्युतांक। कई बार पूछ लिया जाता है कि पैराविद्युतांक क्या है, ये क्या काम करता है, किन के माध्यम से निकलता है। इस टॉपिक को अपन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं, आगे देखते हैं पैराविद्युतांक के। पैराविद्युतांक के या ई आर से भी व्यक्त करते हैं। ये जो के है, ये के का फॉर्मूला होता है F0/Fm। F तो है फोर्स, F0 तो है निर्वात, और Fm है माध्यम। तो इसको मैं शॉर्ट तरीके से ये लिखता हूं, निर्वात में स्थित दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और नीचे आ जाएगा आपका माध्यम में। माध्यम होता है मीडियम, माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब आपको पता ही है F का जो मान है वो कूलाम के नियम से ज्ञात होता है। तो इस K की जगह आप क्या है, ध्यान से देखना, F0 का जो मान है और Fm का जो मान है, 0 का जो मान है वो अपन क्या करते हैं कि इसका जो मान है वो ये रखा था कि K का जो मान है इसको तो रखेंगे 1/4πε0, और यहाँ जाएगा Q1 Q2/r²। यह तो हो जाएगा निर्वात के लिए। और माध्यम के लिए क्या ज्ञात करेंगे, 1/4πε0। ये 0 नहीं होगा, ये मीडियम हो जाएगा माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता, और Q1 Q2/r²। अब ध्यान से देखो, जो संख्याएं कट रही हैं वो संख्याओं को काट दीजिए, और जो बच रही है उस संख्या को लिख दीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, 1/4πε0 में यहां लिख रहा हूं, धीरे धीरे देखना, इस चीज को मैं संख्या को काट रहा हूं। और Q1 Q2 और ये R है, ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो तो यह जाएगा। अब सेकंड पार्ट के जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, तो यह जाएगा 4πε0m। ध्यान से देखो, और ये जो R है ये ऊपर चला जाएगा, और ये Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो अब Q1 Q2 कट रहे हैं r² से, r² कैंसिल है, 4π से 4π कैंसिल। तो K का जो मान है वो क्या हो जाएगा, Em/E0, जिसको बोलते हैं ER, अपेक्षित विद्युतशीलता। इसको बोला जाता है, ER को बोला जाता है अपेक्षित विद्युतशीलता। ये हो गई माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता, और ये हो जाएगी अपेक्षित विद्युतशीलता। तो इसकी जब परिभाषा जब आप बनाएं तो ऐसे बनाना, माध्यम में स्थित निर्वात की विद्युतशीलता, वह माध्यम का होता है मीडियम, और 0 का होता है निर्वात। तो माध्यम में स्थित विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को
अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ ई आर है वो क्या है, अपेक्षित विद्युतशीलता है। और ई जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ई एम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये अलग अलग चीजें। तो आप इसके सामने आपको सूत्र के आधार पर आपकी कैलकुलेशन निकलकर आपके पास के का मान व ई आर का मान आ गया। इस के को तो बोलते हैं पराविद्युतांक, जिसका मान कई जगह 1 होता है, कई जगह अनंत भी होते हैं। और यह ई आर है, यह अपेक्षित विद्युतशीलता है। और अपेक्षित विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई विमा नहीं होती है। तो ई आर क्या है, एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। अगर आपसे परिभाषा पूछ ले तो आप ये कहोगे माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। और ये ई आर एक मात्रकहीन है और विमाहीन राशि है, इसका कोई मान नहीं होता है, न इसकी कोई विमा होती है। अब ये देखते हैं कि इनके लिए अलग अलग मान क्या हो सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, वो देख लेना ध्यान से। और इसके जो मान हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मान आते हैं, वो देखो आप। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि हवा का विद्युतशीलता क्या है। तो हवा के लिए और धातु के लिए पराविद्युतांक पूछ लेते हैं। या अपेक्षित विद्युतशीलता भी पूछ सकते हैं। तो इसके जो धातुओं के लिए होते हैं वो तो होते हैं अनंत, और हवा के लिए जो पराविद्युतांक के या ई आर वो होता 1। तो हवा के लिए जो आपका मान आएगा वो तो आएगा 1, और धातु के लिए या अपेक्षित विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं ई आर, उसके मान आता है अनंत। तो आपके पास में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, निष्कर्ष निकल के आया कि जो मान हवा के लिए आता है वो तो आता है 1, और धातु के लिए जो पराविद्युतांक आता है वो आती है अनंत। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। पहले तो अपन देखा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, बाद में देखा पराविद्युतांक जिसको बोल सकते हो अपेक्षित विद्युतशीलता, और किसके लिए कितना क्या मान आता है वो आपके सामने है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बहुआवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पहले तो बल पे देखेंगे, बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे देखेंगे। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, इस टॉपिक को भी देखते हैं कि ये क्या है। बहुआवेशों के मध्य लगने वाला अध्यारोपण का सिद्धांत, या ऐसे भी बोल सकते हैं बहुआवेशों के मध्य लगने वाला अपेक्षित अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, जिसमें टोटल बल और समस्त बलों का योगफल के बराबर होता है, उसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ध्यान से देखिए, ये टॉपिक पे कवर करते हैं, और जो भी समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लेना। बहुआवेशों के कारण लगने वाला बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो पहले डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम क्लियर होते हैं आपके पास, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। तो मैं बिंदु ले रहा हूं 1 2 3 और 4। तो यहां से मैंने क्या लिखा, Q0। यहां मूल बिंदु O पर है, Q0 आवेश, तो यहां क्या हो जाएगा Q01। और यहां क्या ले सकते हो, Q2 भी ले सकते हो। यहाँ क्या ले सकते हो, Q3 भी लिख सकते हो। और यहाँ क्या हो जाएगा Qn, मतलब एक से ज्यादा आवेश। तो इसके जो मध्य की दूरी हो जाएगी R01।
इसके मध्य की दूरी r02, इसके मध्य की दूरी r03, इसकी मध्य की दूरी r0n, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, Q1 से भी लिख सकते हैं। वो मूल बिंदु पर क्या है, Q0 आवेश स्थित है। अब ये कह रहा है बहु आवेशों के कारण, ध्यान से देखो बेटा, जो Q0 है ये समस्त आवेशों का योगफल का परिणामी मान है। Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn, ये तो गया सभी आवेशों का योग, और Q0 जहां यहां डिनोट कर रहा है ये बोलता है परिणामी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। परिणामी योगफल का मानी सभी आवेशों का योग करके एक निश्चित मान निकालना, जिसको बोलते हैं परिणामी मान। अब देखते हैं इस सूत्र की सहायता से, तो टोटल फोर्स का जो सूत्र होता है वो यह व्यक्त करता है कि टोटल बल बराबर समस्त बलों का योगफल F1, F2, F3, F4 डॉट 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 Fn, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से आपको मान रखना है, F क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार उसका मान रखना है आपको। तो F का मान आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप ध्यान से इस डायग्राम की तरफ देखते जाना, और मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं। K1 तो F का जो मान है वो तो टोटल बल को व्यक्त कर रहा है, तो ये आपको यहां रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप F रख दीजिए। अब F1 का जो मान है वो Q0 से लेकर Q1 की तरफ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये जो मान है वो इनके मध्य के बिंदु के लगने वाला बल के बराबर है। तो F1 का जो मान आएगा K Q0 Q1 इंटू R01 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, आप Q0 से चलकर Q1 ये दो आवेश हो गए, उनके मध्य की दूरी क्या हो गई, R01, इसका वर्ग हो गया। इसी तरह Q2 का मान आ जाएगा K Q0 Q2 R02 का वर्ग। इसी तरह Q3 का मान आ जाएगा K Q0 Q3 R03 का वर्ग। और ये कितने टोटल मान है, ये n मान है, तो K Q0 Qn R0n का वर्ग। ध्यान से देखो, Q0 Q2 Q0 Q3 Q0 Qn, नीचे जो दूरी का मान है वो Q2 के लिए है R02, Q3 के लिए है R03, Q4 के लिए है R0n, ये आपने मान रख दिया। अब आप मेरे को ये बताइए इस मान में क्या क्या कॉमन आ रहा है, उस कॉमन मान को बाहर रख दीजिए। F बराबर K Q0 कॉमन आ रहा है, Q1 R01 का स्क्वायर, Q2 R02 का स्क्वायर, Q3 R03 का वर्ग, प्लस 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 डॉट Qn R0n का स्क्वायर। अब आपके पास में ये मान आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इस समस्त आवेशों का जो बीजगणितीय योग है वो सिग्मा से व्यक्त कर देंगे परिणामी मान। तो F का जो मान आएगा वो ये आ जाएगा कि एक को तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये कॉमन आ रहा है Q0, और यहाँ लिख देंगे सिग्मा, और इसका मान कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 से हो रहा है। तो ये I का जो मान है वो 1 से हो जाएगा, और N का मान है वो कितना हो जाएगा, जो संख्या दे रखी हैं I बराबर N, N कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे QI R0I का वर्ग, ये आपका टोटल मान आ जाएगा। ये बहु आवेशों के कारण अध्यारोपण की सिद्धांत का सूत्र हो गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो आपको इस डेरिवेशन से क्या निष्कर्ष निकला, क्या समझ में आया? पहले तो यह समझ में आया कि बहु आवेशों का महत्व होता है एक से ज्यादा आवेश, और अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब होता है एक से ज्यादा आवेश एक ही दिशा में ऐड होते चलते हैं, उसको बोलते हैं अध्यारोपण, जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब मैंने क्या किया, इस पर डायग्राम लिया। डायग्राम में क्या है, Q0 है वो कॉमन है, वो परिणामी मान है, सब आवेशों से जुड़ा हुआ है। Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट Qn ये अलग अलग आवेश हैं, इनके मध्य में दूरियां R01 R02 R03 R0n है। इनको आप कूलाम के नियम के अनुसार सूत्र में फिल करना है।
तो फर्स्ट आपने फिल किया Q0 से Q1, दूसरा किया Q0 से Q2, तीसरे में Q0 से Q3, Q0 से Qn। ये मान आपने यहाँ रख दिया। अब इक्वेशन में K Q0 कॉमन आ रहा है सब में, वो कॉमन आपने बाहर रख दिया और सारी समीकरण वो फिल कर दी। अब ये अलग अलग मान आ रहा है, ये परिणामी मान सिग्मा से व्यक्त कर दिया। I का मान 1 से लेकर n तक कोई भी हो सकता है, तो I का मान 1 से चलकर n नंबर हो सकता है। और यहाँ I का मान है 1 तो 1 आ जाएगा, I का मान 2 है तो 2 आ जाएगा, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो सीरीज चलती रहेगी। R0 कॉमन है और 1 2 3 ये I का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका महत्व क्या हो गया कि बहुआवेशों के कारण लगने वाला बल का अध्यारोपण का सिद्धांत का जब सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये व्यक्त करना है। आया समझ में? नहीं समझा तो आप कमेंट्स में डाल देना, एक बार और समझा देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सेम इसी तरह एक मान और निकलता है, वो निकलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत। बट उससे पहले कुछ समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसकी तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इसका क्या मान होता है, वो देखो। अब देखते हैं आगे की। अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, एक अपन डायग्राम से समझते हैं। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। एक अन्य आवेश है, कोई अननोन नंबर Q'। इस Q' को आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये अन्य आवेशों के प्रभाव से ये खुद आवेशित हो जाता है और ये विद्युत क्षेत्र में क्या है, अपना भी योगदान प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। तो पहले तो परिभाषा ये समझें कि विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश को लाकर रख दिया जाता है, वो अन्य आवेशों की तुलना में आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता हो, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए आवेश का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये पहले क्या था, एक निरावेशी था, एज ए विद्युत क्षेत्र में उत्पादन करने की सक्षम नहीं था। बट इस Q' आवेश को अन्य आवेशों में संपर्क में रख दिया जाता है, इन संपर्क के माध्यम में यह आवेशित हो जाता है। नहीं है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो कि जैसे स्टूडेंट बच्चे बैठ रहे हैं, क्लास चल रही है, वो क्लास के अंदर कोई अन्य बच्चा आता है, वो उन बच्चों को देखकर अपना प्रभाव भी क्या है शुरू कर देता है, बैग रखकर बच्चों को देखकर पढ़ना शुरू कर देता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो अन्य आवेश है, ये इस क्षेत्र में जैसे प्रवेश करता है तो अन्य आवेशों की तुलना में ये भी एक आवेशित हो जाता है और ये विद्युत क्षेत्र में प्रदान करने में सक्षम होता है। अब इसका एक परिभाषा ये भी समझ सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश को जब लाकर रख दिया जाता है तो उसके मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण वो भी एक आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इसके सूत्र के साथ साथ ध्यान से देखो, E बराबर Q.E, इसका फॉर्मूला होता है। Q एक आवेश है, E है विद्युत क्षेत्र और F है बल। जैसे ही आवेश और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे तो एक बल उत्पन्न करेंगी, तो बल को आप ये भी लिख सकते हैं Q.E। अब आप कई बार शॉर्ट तरीके से यह भी पूछ सकते हैं कि यह प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो होती है बाहर की तरफ, और माइनस Q आवेश हो तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की तरफ। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है या कई बार कंपटीशन में आ जाते हैं सवाल कि धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो आपको यह निष्कर्ष निकल गया कि प्लस Q आवेश में है वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो होगी आवेश से बाहर की तरफ, और ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अंदर की तरफ। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह था विद्युत क्षेत्र, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले जस्ट आपने ज्ञात किया था, उससे पहले क्या करते हैं, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ध्यान से देखो आप, आपका फॉर्मूला जस्ट विद्युत क्षेत्र में निकला Q डॉट E, ये फॉर्मूला आया था। अब इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो आप ध्यान से देखो F है, ये भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, और आवेश है वो अदिश राशि है। तो अब E का जो फॉर्मूला निकलेगा वो ये निकलेगा F इंटू Q0। अब इसकी परिभाषा है वो ऐसे बनेगी, एकांक परीक्षण आवेश पर, परिभाषा ऐसे बनेगी, एकांक परीक्षण आवेश, आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह तो परिभाषा, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले तो आपको ये लिखनी। अगर ये पूछे ई क्या है, तो ई एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ई का जो मात्रक है वो क्या आएगा, ध्यान से देखो समीकरण नंबर 2 में देखो, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो या तो इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू कूलाम। दूसरा होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों की विमाएं समान आएंगे, या तो इसका मात्रक पूछ सकता है, तो या तो न्यूटन इंटू कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। अब इसकी विमा चेक करते हैं। अब आपको पता है ये न्यूटन की जो विमा है वो बल की विमा होती है। बल की विमा आपने ज्ञात कर रखी होगी m1 L1 टी की पावर -2, और आवेश की विमा जस्ट आपने ज्ञात किया होगा चैप्टर के शुरुआत में, तो इसकी विमा हो जाएगी A1 T1। अब A1 T1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 L1 टी की पावर -3 a की पावर -1, ये आपकी E की विमा हो गई। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात करो, तो हो जाएगी m1 L1 टी की पावर -3 a की पावर -1, ये आपका विमा हो गई। आपको पहले पता चल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने कैसे बनाई कि एकांक परीक्षण आवेश का महत्व होता है कि इस आवेश का मान सबसे छोटा होता है, उसको बोलते हैं एकांक परीक्षण, लगभग 0 के बराबर। उस पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी सदिश है, बल भी सदिश है, आवेश 0 है। तो इसको कई बार लिमिट में भी रख सकते हैं, E बराबर F आवेश यहाँ जाएगा Q0, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, लिमिट रखते हैं Q0 को 0 की तरफ। ये लिमिट में भी रख सकते हैं, लिमिट में नहीं रखोगे तो एकांक परीक्षण का आवेश का मतलब होता है न के बराबर या 0 के बराबर। अब आपने क्या ज्ञात की कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश के बारे में मैंने आपको बता दिया। सदिश राशि में क्या होती है, मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। अदिश राशि में क्या होता है, मान तो होता है बट दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अब आपने क्या किया, E का जो मात्रक है वो समीकरण नंबर 2 में गए, F का मान तो होता है आपका न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो या तो न्यूटन इंटू कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब E की विमा आपने डायरेक्ट निकाली, बल की विमा है न्यूटन है, आवेश की विमा है वो कूलाम है। इन विमाओं को आपने सोल्व करके इसकी कंप्लीट विमा आ गई m1 L1 टी की पावर -3 a की पावर -1। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है कि E का जो मान है वो कैसे निकल कर आता है, इसका कंप्लीट मान और इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लीजिए, तो आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो जाएगी। ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट्स में रख देना प्रश्न को, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा या वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा तो उसका जो आंसर है वो मैं करूंगा कवर। तो आप पहले इसकी क्या देखनी है कि इसके ग्राफ और इसका मान वो चेक करना आपको। देखो ध्यान से,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपने देखा जस्ट E बराबर F इंटू क्यू जीरो। अब ये F है, ये कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। F बराबर, ध्यान से देखो, K Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। इसी के माध्यम से F का जो मान है वो क्या ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। ये आपका आवेश है। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं डायग्राम ले लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आवेश हो गया Q0, यहाँ आवेश हो गया Q और मध्य की दूरी हो गई R, और ये बिंदु होगा A, ये बिंदु होगा B। अब यहाँ से F का जो मान है वो कूलाम के नियम से ज्ञात करोगे तो क्या जाएगा, K Q0 Q इंटू आर स्क्वायर। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 1, इस समीकरण नंबर हो गई 2। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। अब समीकरण नंबर 2 का मान है, 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू क्यू जीरो। तो F इंटू क्यू जीरो, एफ का मान हो जाएगा K Q0 Q इंटू क्यू जीरो आर का स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसल, तो क्या हो जाएगा KQ इंटू आर का स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो आपका एक अन्य मान भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KQ इंटू आर स्क्वायर, या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका मान हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इस ग्राफ में नीचे की तरफ आर स्क्वायर हो तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। यह तो हो जाएगा E, यह मूल बिंदु 0 और ये दूरी R, यह दूरी है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसका ग्राफ है वो परवलयाकार बनेगा। दूरी के साथ क्या जाएगा, अधिकतम से न्यूनतम की तरफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/r का स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, या इस ग्राफ को बोलते हैं परवलयाकार ग्राफ। इस ग्राफ का नाम होता है परवलयाकार ग्राफ। ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित मान आ गया। क्या किया, F का जो मान है वो कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात कर लिया। Q0 है वो Q0 रख दिया, जो संख्याएं कट रही हैं काटने के बाद जो संख्याएं बच रही हैं वो आपने यहाँ लिख दिया। तो E का मान एक अन्य रूप से ये भी हो गया। और ये इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ये जो दूरी R है ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या ग्राफ तेजी से क्या घटकर और वो 0 की अवस्था में चला जाता है। तो इस अवस्था को बोलते हैं R के स्क्वायर का मतलब जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है R कम है, R ज्यादा होगी E का मान कम होगा, एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपकी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से चैप्टर कंप्लीट। जैसे ही अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ध्रुवण सिद्धांत बताएंगे। और साथ साथ में ये वीडियो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं साइंस से जुड़े हैं उनको आप क्या करें, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। और आपसे जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए नहीं उनको जोड़ने की कोशिश करें। जो भी आपसे पर्सन नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट में डाल दीजिए। और जैसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उस वीडियो क्या करेंगे, आपके कमेंट के जितने भी पर्सन हैं उन पर्सन को सोल्व करके आपको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।